चल ठीक है भाई, ठीक ठीक। देख करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने ना ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था, है ना, और उसका माइक्रोस्कोपिक मेथड तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं तुम्हें माइक्रोस्कोपिक मेथड थोड़ा सा रफ्तार से बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रफ्तार से बताऊँगा, ध्यान से सुन लेना। देख एक बात समझ, मैंने क्या बताया था कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूँ, किसी भी कंडक्टर की, तो अगर उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसमें जो चार्ज है वो ऐसे कोलिजन करते हुए मूव करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चल ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस चार्ज की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो आई इक्वल टू क्या लिखा जाना चाहिए? एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये बताया था मैंने, ठीक है। ये रिलेशन है किसमें? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई बराबर एन ई ए वी डी। अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस ओम्स लॉ को प्रूव करना चाह रहा हूँ। किसको प्रूव करना चाह रहा हूँ? ओम्स लॉ को। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब एक बात मुझे बता कि ओम्स लॉ होता क्या था? V बराबर आई या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I के। यही तो था ओम्स लॉ। तो मतलब मुझे V और I के बीच में रिलेशन निकालना है एक्चुअल में, यही कहानी है। यानी कि मुझे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ से मूव करना है और इसकी जगह क्या लाना है? पोटेंशियल। क्या लाना है? पोटेंशियल। तो मैंने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी तो मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ाई थी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। और मैंने उनको दो पॉइंट पढ़ाए थे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या रिलेशन निकल के आया? वो रिलेशन था EV बाई एल एम, EV बाई एल एम इंटू कितना? टो बार। ये टो बार क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है? पोटेंशियल। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, हाँ ना, बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो NEA और VD की जगह मैंने पुट कर दिया EV बाई एल एम इंटू टो बार। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से सुन, I बराबर लिखा गया NE स्क्वायर, भाई E इंटू ई क्या हो गया? NE स्क्वायर AV बाई एल एम इंटू कितना? टो बार। एक्चुअल में ओम्स लॉ में क्या होता था? V बराबर आई आर, ना कि I बराबर। तो मुझे क्या करना है? V को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करना है। बोलो क्लियर है? ट्रांसफर करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? एल एम आई अपॉन कितना? NE स्क्वायर A अपॉन कितना? टो बार इक्वल टू कितना? V। बोलो क्लियर है? अब जो वेरिएबल चीज़ें हैं उनको मैं वेरिएबल के हिसाब से लिखूंगा और जो कांस्टेंट चीज़ें उन्हें कांस्टेंट के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। तो देख मैं क्या लिखता हूँ, V इज इक्वल टू, अब सुनना, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज हो सकता है अपने जीवन में? कभी चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है? उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई भी एक मटेरियल है उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कॉपर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है उसके एटम में कितने होते हैं, वो फिक्स है, अपॉन n। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी जीवन में चेंज होगा क्या? अच्छा भाई, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, अलग अलग मटेरियल के लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अलग अलग। बोलो क्लियर है? तो बच क्या गया? क्या बच गया? L और A और करंट की वैल्यू। बोलो क्लियर है? ये लिख दिया गया? अरे हाँ ना, तो बोल दो यार, तू ध्यान से देख, तुझे समझ आएगा। ये सब चीजें कांस्टेंट है। एक कंडक्टर अगर तूने ले लिया जिसकी लेंथ फिक्स है, मान लो कोई भी कंडक्टर है 10 सेंटीमीटर लेंथ का ले लिया, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, ले लिया, एक बार फिक्स है, मास NE टो बार तो पहले ही फिक्स था। कंडक्टर तूने ले लिया, मान लिया मैंने ये कंडक्टर है, ये ले लिया, अब इसका लेंथ और एरिया फिक्स है, क्या ये चेंज होगा? क्या ये चेंज होगा एक बार लेने के बाद? नहीं हुआ ना। लेने से पहले मैं कुछ भी ले सकता था, लेकिन एक बार मैं अगर मटेरियल मैंने वायर को काट लिया, अब फिक्स है मेरे पास। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मतलब ये कांस्टेंट है, हाँ ना, बोल यार। मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कोई कष्ट वाली बात
मतलब ये कांस्टेंट था। बोलो क्लियर है? यहाँ पर अगर ओम्स लॉ से मैं देखूं तो ये कांस्टेंट किसके बराबर होना चाहिए था? आर के बराबर। हाँ ना बोल? मतलब आर की वैल्यू क्या निकल के आई? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो बार इंटू एल बाई ए इंटू एल बाई। बोलो क्लियर है? पक्की बात है? सुनना और सुन अच्छे से। आर को क्या लिखता था तू? आर को क्या लिखता था? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन, आना बोल। क्या एल अपॉन ए है? तो ये क्या है? रो। क्या है? तो रो बराबर क्या लिखा गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू कितना? टो बार। कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। कहानी सुनाता हूँ, ध्यान सुन। एक आदमी था, उसका जैसे अपनी स्कूल है, ऐसे कॉन्टैक्ट था उससे क्या सप्लाई करने का? रेजिस्टेंस रोड सप्लाई करने का। क्या सप्लाई करने का? रेजिस्टेंस रोड सप्लाई करता था भाई साहब। अब वो क्या होता था, रेजिस्टेंस रोड होती थी, वो ट्रक में लाद के उसको पहले वो क्या करता था, मेजर करता था कि भाई उसका रेजिस्टेंस कितना है। वो सब चीज़ें मेजर करता था, लेंथ एम एन सब मेजर करके, एल ए लेंथ एरिया सब मेजर करके मल्टीप्लाई करके आर निकालता। आर की चिट लगाता, ट्रक में लोड करता, स्कूल कॉलेज में जाता, वहाँ उन पर एक्सपेरिमेंट होते। ठीक है। अब क्या होता, रास्ते में ट्रक चलता, कहीं भी गड्ढे भी आते तो वो रोड टूट जाती, एक दो रोड टूट जाती। कॉलेज वाले उसे वापस उसके पास भेज देते, कहते इसे दोबारा मेजर करो, हमें इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। बोलो क्लियर है? हमें इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। ठीक है भाई, नहीं पता। वो फिर मेजर करता। उसके एक लड़का था चिराग के जैसा, अच्छा भाई बढ़िया लड़का था, वो 12th में हुआ, उसने फिजिक्स पढ़ी। उसने क्या पढ़ी? फिजिक्स। उसने कहा कि भाई पापा आप ऐसा क्यों करते हो कि आप ये सब कुछ मेजर करते हो और फिर आर लिख के देते हो? क्या लिख के देते हो? आर। उसने कहा आप ये मेजर करके लिख दो ना, आप ये मेजर करके लिख के दे दो उसे। अगर रोड टूट भी गई तो वो लेंथ तो नाप सकते हैं, एरिया तो नाप सकते हैं। आप ये लिख के दो उन्हें, वो लेंथ और एरिया नापेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस उनके पास अपने आप आ जाएगा। वापस लाना फिर ले जाना, टाइम बर्बाद क्यों होगा? बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? ये क्या चीज है? रजिस्टिविटी। ये क्या चीज है? क्या ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रही है? क्या ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भी। क्या मैंने पिछली एक दो वीडियो में यही बताया था कि रजिस्टिविटी, या तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, रजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। लेंथ एंड एरिया क्या समझ आ रहा है? क्यों नहीं करती? इस फॉर्मूले से तो स्टूडेंट को लगता है रो बराबर आर ए बाई एल, इससे तो लगता है स्टूडेंट को कि एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है। लेकिन यहां गौर से देख, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ पे डिपेंड करेगा यार? क्या नंबर ऑफ डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की डिपेंड करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड, इसलिए रिलैक्सेशन ये जो टाइम है, जो रजिस्टिविटी है, ये डिपेंड नहीं करती किस पे? लेंथ और एरिया पे। बोलो क्लियर है? चलिए इसके बाद एक बात बताओ, फिर डिपेंड किस पे करेगी? अच्छा इसमें क्या चीज है जो चेंज हो सकती है? गौर से देख तो समझ आ जाएगा। इसमें भी दो चीजें ऐसी हैं जो वरी कर सकती हैं। पहला रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज करेगा? रिलैक्सेशन टाइम कैसे वरी कर सकता है? बोलो। रिलैक्सेशन टाइम पहले होता है क्या, पहले तो ये बताओ। हाँ, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब सोचो, अगर मैं चिराग को अंधा कर दूं, क्या कर दूं? अंधा, और इसको डंडे मारूं खींच खींच के, तो भागेगा अंधा अंधा? कहीं ना कहीं टक्कर खाएगा, नहीं खाएगा? एक डंडे मार रहा हूं, ठीक है, तो टक्कर कर रहा है। हो सकता है ये हाथ से बचाते हुए ऐसे दौड़े थोड़ा सा, लेकिन अगर इसको मैं आग लगा दूं तब ये तेज दौड़ेगा कि धीरे दौड़ेगा? तेज दौड़ेगा। तो टक्कर में कम टाइम लेगा कि ज्यादा टाइम लेगा? कम टाइम लेगा। टकराएगा, जल्दी टकरा जाएगा। टकरा जाएगा नहीं टकरा जाएगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम चेंज। अगर रिलैक्सेशन टाइम चेंज हुआ तो रजिस्टिविटी भी चेंज। तो पहला इफेक्ट किसके? टेम्परेचर से। दूसरा, एक में कॉपर लूं, एक में स्टील लूं, एक में सिल्वर लूं, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? मतलब नेचर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मटेरियल का नेचर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रजिस्टिविटी पे नंबर भी डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है? नेचर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और नेचर पे। टेम्परेचर और किस पे? हाँ ना तो बोलो यार। बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक बार क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना।
तो ये माइक्रोस्कोपिक मेथड था ओम्स लॉ का, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आई है, इसके बाद में अभी बात चर्चा करेंगे थोड़ा सा। लेकिन एक बार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, देख ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। दो वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कॉपर की। रेडियस है आर, रेडियस कितनी है? इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितनी है रे? 20 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी वायर ली गई, सेम मटेरियल, सेम सब कुछ, रेडियस भी सेम। रेडियस कितनी है? आर। लेंथ कितनी होगी? 40। कितना सेंटीमीटर होगी? 40 सेंटीमीटर। इसकी रजिस्टिविटी है ρ1, कितनी है? और इसकी कितनी है? कितनी इसकी? ρ2। क्वेश्चन था ρ1 अपॉन ρ2 निकाल के बता मुझे। चल तुम निकाल के बता फटाफट फटाफट, एक सेकंड और हो जाना चाहिए क्वेश्चन। कॉपी पेन की जरूरत कहाँ पड़ रही है यार? बिना कॉपी पेन के नहीं हो जाएगा ये। निकाल। सिंपल तो फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी का, क्या होता है? रो बराबर आर ए बाई एल। सिंपल। निकाल के बता कितना आंसर आ रहा है। और नहीं निकाल, कोई कॉपी पेन नहीं, बिल्कुल गधेड़ों की तरह मत करो। देख कॉपी पेन उठा ली। टू बाई वन। हाँ भाई। अरे भाई गौरव, वो सॉरी वरुण, क्या नाम? वरुण नाम है ना? अरे फिर वो कॉपी पेन काहे को उठा लिया यार तूने यार? कहाँ दिक्कत आ रही? बोल भाई। चिराग सोनी। हाँ भाई, क्या नाम तेरा है? वर्षा। हाँ बता। हाँ वंशिका। कितना आया? नहीं बता। अरे भाई 1:1 doesn't depend on length and area, material is same। कॉपर कॉपर मटेरियल सेम है, सेम है तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड। रजिस्टिविटी का रेशो क्या रहेगा? 1:1। बेवकूफ बनाया बोर्ड वाले ने और तुमने कर दिया काम। दिमाग में बैठा ले अच्छे से, लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूले में आती हैं, बाकी इसका कोई लेना देना। तेरे दिमाग में ये फॉर्मूला क्यों है, इसको निकाल, ये डाल, ये डाल, ये है काम का, वो नहीं है, ये है काम का। वो 10th क्लास का फॉर्मूला यार, 10th में नहीं जी रहे अब तुम। अब तुम्हें इसका माइक्रोस्कोपिक मेथड पता है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? क्या कहानी है सारी? वो बेवकूफ बनाएगा तुझे, ऐसे क्वेश्चन देगा, लेकिन तेरे दिमाग में आनी चाहिए कि मटेरियल सेम है। डिफरेंट मटेरियल होते तो अफेक्ट करता, तो अफेक्ट, मैं कुछ और मटेरियल दे देता तो बिल्कुल अफेक्ट करता, कुछ ना कुछ आंसर आता। हाँ ना बोल यार। लेकिन अब मटेरियल कैसा है? सेम है। बोलो क्लियर है? चल क्या हुआ भाई? इसको देखते रहना भाई, कहीं बंद हो जाए पता नहीं चलेगा मेरे को। सही चल रहा है? चल ठीक है। कोरोना नहीं है, एलर्जी है, ध्यान रख। तो बाद में बात करते हैं, आगे देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करें। अब मैं थोड़ी एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उसको कहते हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, है ना। वैसे तो टॉपिक थोड़ी लेट आता, अभी बीच में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं उनको बाद में करा दूंगा। पहले मैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या पढ़ा रहा हूँ? अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। किस पे? रेजिस्टेंस पे, ठीक है। बहुत काम का टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ग्राफ आते हैं इसके अंदर, उन ग्राफ को ध्यान रखना है, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ से इस बार 100% बनेगा, ध्यान रख लेना। किसका क्वेश्चन बनेगा? ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ आएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छे ग्राफ आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो देखिए टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? चलिए पहले मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या थी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू?
माइक्रोस्कोपिकली यार, फिर वही बात, वहाँ आ जाओ अब, तुम भूल जाओ उसको रो बाई एल, m/n² टो बार इंटू L/A। बोलो क्लियर है? ध्यान रखना, अब तुम्हें ये याद रहनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए अब तुम्हारे, बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए कि जब भी मैं आर पूछूँ तो ये आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए रो L/A। ठीक है भाई? अच्छा, रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी? n² टो बार। बोलो क्लियर है? अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। सबसे पहले फॉर कंडक्टर, ठीक है, पहले कंडक्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। लेंथ और एरिया को कांस्टेंट मानता हूँ, मतलब मैं टेम्परेचर में इतना इंक्रीमेंट नहीं कर रहा कि कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो जाए। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, अल्फा, है ना? मैं कहता हूँ मेरा मटेरियल का अल्फा बहुत कम है, बहुत ही क्या है, कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर लेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए मैं उसे क्या कर रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा हूँ? कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चल फिलहाल अब कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर। अब देखिए, ये तो पता ही है तुम लोगों को कि कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन वो क्यों होता है इसका रीजन समझो, वो क्यों होता है उसका रीजन समझो। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया? हाँ ना बोलो, क्या इंक्रीज किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, लॉजिकली बात है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यार, तुमने पढ़ा है ना 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पढ़ा था ना उसमें, काइनेटिक एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2 kT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? E = 3/2 kT, पढ़ा था? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। और बाकी मैंने तुझे फील भी दे दी अभी की अभी कि चिराग को आग लगा दूंगा, तेज दौड़ेगा धीरे नहीं दौड़ेगा? अरे कैसे दौड़ेगा? तेज दौड़ेगा धीरे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, आएगी ना? ट्राई कर ले क्या? ट्राई कर ले क्या? हैं, एक टेस्ट हो जाए, देख लेते। तो चलो, तो अच्छा मुझ पे करने वाले हो क्या? अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो ये इनवर्स है कि नहीं है रजिस्टिविटी के? मुझे बता दो, बोलो क्लियर है? अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगी? इंक्रीज। तो रजिस्टिविटी क्या हुई? इंक्रीज। और रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? इंक्रीज। बोलो क्लियर है? ये है कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर के लिए तो क्यों? मुझे बताओ सेमी कंडक्टर के साथ ऐसा क्या होता है? हाँ भाई, क्या नाम तेरा? मैं नाम भूल गया। आदित्य। हाँ आदित्य, बताओ क्या है ऐसा? हाँ, वो कम होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होता है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, क्यों? हाँ, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्यों? हाँ तो बताओ सही। वही रहेगा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही रहेगा तो फिर रजिस्टिविटी को डिक्रीज नहीं होना चाहिए ना, रजिस्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है ना। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रजिस्टिविटी कैसे बढ़ेगा यार? रिलैक्सेशन टाइम, एनर्जी मिलेगी तो दौड़ेगा ही वो तो। हाँ तो उससे थोड़े मोटे होंगे, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम नहीं बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम तो घटेगा ही, रिलैक्सेशन टाइम तो घटेगा ही, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रिलैक्सेशन टाइम में कोई शक वाली बात नहीं है कि वो डिक्रीज होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि आयंस के पास एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी तो तेज दौड़ेगा ही। पहले भी डिस्टेंस उतनी थी, अब पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी ज़्यादा है तो तेज ही दौड़ेगा, तो जल्दी टाइम कवर करेगा। ठीक है, लेकिन पहले इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे, इलेक्ट्रॉन क्या थे? बाउंड थे। आपको पता है इसमें क्या होती है भैया? टेट्रा होती है ना, टेट्रा बॉन्डिंग होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्डिंग में रहते, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आप लोगों को पता है
अरे पता है कि नहीं पता, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट का फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। क्या चाहिए होती है? अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बोलो क्लियर है? यानी कि इसमें एन बढ़ जाता है। रिलैक्सेशन टाइम जितना कम डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है जैसे 0.00001 सेकेंड, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं 10, 100, 200 इतने, तो ये बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब पहले मान लो 10 इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो कर रहे थे, पहले 10 इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो कर रहे, अब कर रहे हैं 1000, करंट बढ़ेगा घटेगा? करंट बढ़ेगा घटेगा? पहले 10 इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो कर रहे थे, अब कर रहे हैं 1000, तो करंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी यार, लॉजिकली बात है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा ही और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम, एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के कंपेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है भैया? करंट का फ्लो बढ़ जाता है, और करंट का फ्लो बढ़ जाता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। याद रह जाएगी भाई बात? याद रह जाएगी? कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? बोलो क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे बढ़ जाएं, चलिए। क्या हो रहा है भाई? अब एक छोटी सी बात है, ठीक है, क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है इस पे जर्नली, बिल्कुल अगर घटिया लेवल का कोई क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा। वो होता है वायर को कट करने का, वायर को खींचने का, ये आपने 10th में भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, है ना, वायर को कट करने का, वायर को खींचने का, कि रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी वायर को एन टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, ऐसे स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? n स्क्वायर। कितना बढ़ जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, बता दूं एक दो क्वेश्चन? चलो एक दो क्वेश्चन बता दूं। देखो, मान लो एक वायर था, ध्यान से सुन लेना भाई अच्छे से। मान लो एक वायर था ऐसे, ठीक, इस वायर की लेंथ थी l, कितनी थी? l, और एरिया कितना था? a, और रेजिस्टेंस कितना था इसका? r। ठीक, हमने क्या किया? इसको ऐसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रेच। अब स्ट्रेच करने के बाद हमने इसकी लेंथ को 2 टाइम कर दिया। कितना कर दिया रे? 2 टाइम। बोलो क्लियर है? क्या कर दिया? 2 टाइम कर दिया भाई। लेंथ होगी इसकी 12, कितनी होगी? 12। तो पूछ रहा है अब रेजिस्टेंस क्या होगा? अब रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछता है। एक पूछेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, एक पूछ लेगा रेजिस्टेंस कितने टाइम होगा, और एक रेजिस्टेंस पूछ लेगा कितने टाइम इंक्रीज हुआ, कितने टाइम इंक्रीज हुआ। ये 3 सिचुएशन है, तीनों को ध्यान से पढ़ना है। तीनों को कैसे पढ़ना है? ध्यान से। छोटी सी मिस्टेक में ही आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम होगा, कितने टाइम होगा, और कितने टाइम इंक्रीज हो गया, कितने टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, मटेरियल जितना था उतना ही बाद में, नया कोई वायर नहीं लाए, नया कोई वायर मिलाया नहीं हमने, उस वायर को हमने कट नहीं किया, मटेरियल उतना का उतना ही है कि नहीं है? तो मतलब जो पहले का वॉल्यूम था मटेरियल का वही बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? अरे वॉल्यूम किसी का भी हो, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। अब एरिया कुछ भी हो यार, एरिया इंटू लेंथ ही होता है सिलेंडर, जो वॉल्यूम होता है। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया जो भी मटेरियल दे रखा है उसका एरिया निकालें। बोलो क्लियर है? ठीक है, ऐसे तो होता है। तो एरिया इंटू लेंथ। अब जरा देख अच्छे सुन, पहले वाले का वॉल्यूम कितना था? AL। नए वाले का मान लो एरिया है A डैश, मान लो एरिया कितना है और लेंथ कितनी है? 12। कितनी है? L से L। A डैश बराबर कितना आ गया?
ए बाई टू, ए डैश इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई टू आ गया। पहले का अगर मैं रजिस्टेंस लिखता तो आर बराबर क्या लिखता मुझे बता, रो एल अपॉन ए। अच्छा मुझे बता लेंथ बढ़ाने पर रो पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, रो पे, हाँ लेंथ बढ़ा और एरिया घटा तो रो पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, रो तो वही रहेगी। बोलो क्लियर। अच्छा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो आर डैश कह देता हूँ इसको, क्या कहता हूँ आर डैश, क्या होने वाला है, रो एल कितना है 2L, लेंथ कितनी है 2L और एरिया कितना है ए बाई टू, कितना है 2, ऊपर चल जाए तो कितना हो जाएगा आर डैश इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। आना बोलो यार, होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, क्या ये आर है, तो क्या आर डैश वो 4R आ रहा है, जो नया रेजिस्टेंस है, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना है 4R है, कितने टाइम है 4 टाइम, कितने टाइम इंक्रीज हुआ 3 टाइम, आर तो पहले से था, अब कितना हो गया 4R। यही बात है बस, जब स्टूडेंट जल्दी करता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ही क्या हुआ। मैंने एक एग्जाम दिया, इसी तरह का एक क्वेश्चन आया सिंपल, बताता हूँ, आज से 4 साल पहले मैंने एक एग्जाम दिया, इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन आया, ओवर कॉन्फिडेंस फिजिक्स का क्वेश्चन, ओवर कॉन्फिडेंस काइनेटिक एनर्जी का कोई क्वेश्चन था कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज हुई, उसमें आ रहा था ऐसे 4 टाइम आ रहा था, मैंने 4 पे सबसे पहला ऑप्शन 4 टाइम आंसर किया ही 3 टाइम, समझ नहीं आया क्या हुआ, बाद में दिमाग लगाया अरे भाई ई तो पहले थी अब 4 ही होगी, तो कितनी इंक्रीज हुई है 3। ये ध्यान रखना है, जब पूछे कि कितने टाइम इंक्रीज हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल कितना है 4R, इनिशियल कितना है, आना बोल यार, तो कितने टाइम इंक्रीज हुई 3R। ध्यान रखना है अच्छे से, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्वेश्चन ये पूछेगा ऐसा पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा तो जनरली जैसे वाइवा होता है ना प्रैक्टिकल का, उसमें पूछ लेता है टीचर कि भाई ऐसा क्या, तो उस टाइम हम वैसे ही थोड़े से होपलेस में रहते हैं कि जब टीचर सामने बैठा होता है, मुझे पता है ना, तुम्हारी एज से गुजरा हूँ, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, तो उस टाइम पहले सब कुछ आता हो फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा सा शार्प कर लो, क्लियर कर लो कि हाँ भाई 3 टाइम होगा इंक्रीज, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा अगर इस वायर को मैं कट कर देता तो सोच, अच्छा सुन ना, अब जरा ध्यान से देख, कितने टाइम इंक्रीज किया मैंने 2 टाइम, कितने टाइम इंक्रीज किया 2 टाइम, लेंथ को 2 टाइम किया तो रेजिस्टेंस कितना आया 4R, 3 टाइम करता तो 9R, कितना 9, और 4 टाइम करता तो 16। अगर n टाइम लेंथ इंक्रीज हो रही है ना तो रेजिस्टेंस कितना होगा n² टाइम, कितना n² टाइम, बोलो क्लियर है, और क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक ध्यान दो। अच्छा अगर मैं इसको कट कर देता तो ऐसे कट कर देता, ऐसे हाँ कट कर देता तो वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ता, हाँ नहीं पड़ता, पक्का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। चिराग अब तू पूरा है, तुझे आधा काट दूं, तेरा वॉल्यूम उतना ही रहेगा, यार कमाल कर रहे हो, ये चौक था ये, अब इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मैंने अलग अलग कर दिया, अब इसका वॉल्यूम पहले के बराबर ही है, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज है होगा, बोलो क्लियर है। लेकिन अब हम निकाल सकते हैं, जब हम कट करते हैं तो हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल भाई, पहले लेंथ कितनी थी L, तुमने हाफ कर दी, एरिया वॉल्यूम कितना रह जाएगा हाफ रह जाएगा, A × L रहता है ना L/2, बाकी हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना कहीं कि हाँ भाई वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। अगर मैं इसको लेंथ को हाफ कर देता हूं तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो भाई, एरिया वही है, कट कर दिया, अरे क्या कर दिया कट कर दिया, वॉल्यूम पे वो सॉरी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे पहले रेजिस्टेंस कितना था ρL/A, अब कितना हो जाएगा R डैश, ए तो ए ही रहेगा L/2 और कितना L/2, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यार भाई मुझे बता, 1/2 तो बाहर है ही, ρL/A मतलब कितना आ जाएगा R/2, कितना आ जाएगा R/2। अरे तो तुम्हें वैसे ही पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, अगर तुम इसको L को L/2 करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो R/2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तो सिंपल समझ सकता है, पहले L था
अगर इसको 2 से डिवाइड करेगा तो इसको कितने से डिवाइड करेगा? 2 से। खत्म खत्म, इतनी सी तो बात है। तो वो वैसे ही था, बस एक जनरल घटिया तरीके से सवाल पूछा था कि लेंथ को कट कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, रह जाएगा याद यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, पक्की बात है। ठीक है, बहुत है आज के लिए, और पढ़ाएं? हाँ आगे बढ़ाएं, चल अपलोड भी करनी है भाई, अपलोड भी करनी है। 30 मिनट की हो गई, अपलोड भी करनी है, मैं वही कह रहा हूँ, नेट भी चलाना है हमने। चलो कोई बात नहीं, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, छोटा टॉपिक है। चौक लिया भाई मेरे लिए ना, चौक नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, चौक लिया फटाफट। थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट पढ़ा देता हूँ फटाफट फटाफट, न्यूमेरिकल आते हैं उससे अच्छे, फिर कल उसके न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया शानदार शानदार। तब तक एक क्वेश्चन कर दो यार, फ्री बैठो, एक क्वेश्चन कर दो। अरे कर दोगे क्या? हाँ कर दोगे ना? एक क्वेश्चन दे दूँ? चलो एक क्वेश्चन कर दो, कैपेसिटर का दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। किसका दे रहा हूँ? किसका दूँ? कैपेसिटर का दे दूँ? कैपेसिटर का दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ले चल कर, सिंपल दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल सिंपल, घटिया सवाल दे रहा हूँ तो वैसे शर्म आ जाएगी। खपाच 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 खपाच, ई ले भाई, ओ कर दे, चल आल कैपेसिटेंस सी कर दे, घटिया सवाल दिया बिल्कुल, वैसे शर्म आ जाएगी तुमको देख के। कर दे फटाफट फटाफट, जिससे ये हो जाए उसके बाद फटाफट ये कर देना। बिल्कुल घटिया सवाल दे रहा हूँ, तुम वैसे शर्म आ रही होगी वैसे देख के। चिराग वैसी शर्म आ रही होगी ना इतने सिंपल सिंपल सवाल देख के? बिल्कुल कर दे फटाफट फटाफट। 2 4 नहीं, इसको नहीं लेता मैं, लेता ही नहीं इसको, चल 2 4 4 2, चल कर दे, बिल्कुल घटिया सवाल। सी, हाँ सी कर दे, कर दे। अरे बहुत न्यूमेरिकल है यार भाई, मैंने कराया नहीं तुमको, क्योंकि वीडियो में इतने सारे न्यूमेरिकल करा कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को पता तुम देखोगे नहीं, बहुत न्यूमेरिकल है कैपेसिटर के। अब कल से यहीं बुलाएंगे। ऑल कैपेसिटर सी, फटाफट कर दो। आया मौसम गर्मी का, टेबल नहीं बचानी भाई, सवाल करना, सवाल क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना। बड़ा धन्यवाद तेरा यार, पानी वानी ले आया। पानी पी कर दे फटाफट कर दे। हैं बोर्ड पे नहीं करना, इधर ही कर दे, फटाफट कर दे, वैसे ही कर दे यार। बोर्ड पे करना चाहते बोर्ड पे कर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर कर ले, कॉपी में कर ले यार, कर दे, कर भाई। वंशिका ये गलत बात है भाई, वीडियो नहीं देखी इसका मतलब तूने, सब सी है। जनरली यार तुमने देखा होगा तो सारे सवाल मैं सी से तो कराता हूँ। कर दे, टफ नहीं दिए मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन दिए यार। हाँ भाई
वाह बेटा, वैसे कह रहा मैं थर्ड चैप्टर पे पहुंच गया। क्यों? किसमें नहीं आया? अच्छा ओ सिंपल जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, वहाँ से कोई वायर है नहीं, वो भी जाएगा, यहाँ क्या कमाल कर रहे हैं। तो कोई और अलग पांडे पढ़। चिराग तूने देख रखी ना वीडियो? फिर कैपेसिटर वाला नहीं देखा तुमने बेटा? और केमिस्ट्री में चल मैं तो एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में तो वो तो 50-50 मिनट की दो वीडियो 3-3 वीडियो डाल रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से तुमने केमिस्ट्री का देखा ही नहीं होगा। जूम है। हाँ हाँ भाई वरुण, हाँ ऋषि भाई मुझे नहीं पता। देख इधर देख, मेरी बात सुन, मैंने क्या बताया था? अगर वायर सेम हो तो पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे, तो हम उसी को वही पॉइंट दे सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट है ए है, तो ये भी क्या होगा? ए। तो ये भी क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? अगर ये बी तो ये बी, ये ए तो ये बी, ए तो ये क्या है? बी। हाँ ना बोल यार, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? कुछ नहीं करना, पॉइंट डिफाइन कर, पॉइंट डिफाइन कर। ये ए और ये बी, ए से बी के बीच में कितना कैपेसिटर? 1 को 5, क्लियर। उसके बाद ए से बी के बीच में कितना कैपेसिटर है? एक और कैपेसिटर है कि नहीं है? ये ले भाई। उसके बाद में ए से बी के बीच में एक और कैपेसिटर है कि नहीं है? है। उसके बाद में ए से बी के बीच में एक और कैपेसिटर है कि नहीं है? है। 4 कैपेसिटर है कि नहीं है यार भाई? अरे कितने कैपेसिटर है? 4। पैरेलल में है कि नहीं है? डायरेक्ट ऐड होंगे कि नहीं होंगे? आंसर कितना आएगा? और जी खत्म। अच्छा अरे ए मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ए है, सही है। एक कैपेसिटर हट जाएगा भाई, 3 कैपेसिटर, 3 जी आंसर है, 3 जी कैपेसिटर आएगा भाई। ये एक मैंने बी ध्यान दिया। कितना कैपेसिटर आएगा? खत्म, इतना चाहिए था, 3 जी। इसमें बात कर, इसमें बात कर। अगर ये एक्स है तो ये भी, मान ले यार पॉइंट क्या दिक्कत आ रही है? ये ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट। मैंने क्या कहा था? जहाँ पे कनेक्शन हुआ पॉइंट मान ले, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या मान ले? पॉइंट। ये एक्स तो ये भी एक्स, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? अरे क्या है? वायर। बोलो क्लियर? ये क्या है? वायर। अगर ये वायर है तो पॉइंट पर डिफाइन कर, ए बी, बीच में क्या आ रहा है? एक्स। सबसे पहले देख, ए से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, कितने का है? 2 का। उसके बाद देख, इसको ये दे देता हूँ मैं, क्या दिक्कत आ रही है? ए से एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है क्या? है, कितने का है? उसके बाद में बी से एक्स के बीच में 4 के 2 है कि नहीं है? बी से एक्स है कि नहीं है? दे दे, क्लियर। ये दोनों पैरेलल में कितने हो जाएंगे? 4, और ये कितने हो जाएंगे? 8। 2 कैपेसिटर हो गए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कितना? 8 × 4 अपॉन 8 प्लस 4 कितना? 12। 4 3 जा 12, 8/3 आंसर, खत्म। इतना शायद था।
सिंपल था, मैंने बिल्कुल घटिया क्वेश्चन दिया था भाई, टफ तो मैंने दिया ही नहीं यार, टफ तो मैंने दिया ही नहीं तुझे, टफ देता तो तू कहता भी यार। ऐसा नहीं कि मैंने तुझे क्यूसी मेथड वाले क्वेश्चन दे दिए हूँ कि भाई क्यूसी मेथड का क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो बहुत इक्वेशन बनेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा जब जाके होगा। चल अगला देख, आगे सुन। तो हम अपने आ जाते वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, थोड़ी देर के लिए बस वैसे किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करें, बहुत सिंपल पोर्शन है, आराम से पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या भैया, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बहुत सिंपल चीज़ है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे कि तुमने 11th क्लास में अंदर क्या पढ़ा था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ा था अल्फा, याद है क्या, याद है कि नहीं है, अल्फा सुना था नाम, हाँ याद है, लेंथ इंक्रीज होती थी, याद है कि नहीं, हाँ रोड वाला पढ़ा था, एक्सप्रेशन याद है उसमें क्या था, अल्फा नोड, कहाँ पढ़ लिया तूने ये अल्फा नोड, एल बराबर एल करके आएगा यार तू तो, एल डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा सुनना, बिल्कुल वैसी कहानी है सेम टू सेम, जैसा तुमने 11th में पढ़ा, अरे सुन ले, जैसा तुमने 11th में पढ़ा बिल्कुल डिट्टो वैसी कहानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान सुन। मान ले मेरे पास वायर है, सुन रहे इधर मजेड़ा, ये देख, मान लो मेरे पास एक वायर है कंडक्टर की, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं हो रही, इतना कम रेजिस्टेंस मतलब इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं कि लेंथ भी चेंज हो जाए, कंडक्टर की वजह से लेंथ वेरी कर जाती है टेम्परेचर के साथ, ये जानते हो ना, अरे जानते हो ना कि कंडक्टर एक्सपांड हो जाता है जब हीट बढ़ाते हैं, लेकिन हमने इतनी हीट, हमने बहुत छोटी सी हीट बढ़ाई, बहुत छोटी, मान लो हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया dt, कितना किया रे, dt कितना किया, और dt इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया dr, कितना हो गया, मान लो पहले इसका रेजिस्टेंस था r नोड, कितना था, उस टाइम टेम्परेचर जो था कुछ भी था, मुझे नहीं पता क्या टेम्परेचर था, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर r नोड था, और सॉरी टेम्परेचर था कुछ, उस टेम्परेचर में हमने इंक्रीमेंट किया, उस टेम्परेचर में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, मान लो T1 टेम्परेचर था, मान लो कौन सा टेम्परेचर था, T1, हमने dt टेम्परेचर इंक्रीज किया और नया टेम्परेचर आ गया T2, क्या आ गया, T2, जो क्या है T1 प्लस dt, हाँ ना बोल, बोल ये बात जानता है कि नहीं जानता है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या कंफ्यूज हो रहे हो, लग रहा है मतलब तुम्हारे चेहरे देख के लग नहीं रहा कि तुम्हें मतलब कुछ आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ जा रहा है बस, रफ्तार तेज है क्या, रफ्तार तेज है क्या, फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, मैंने एक वायर लिया जिसका T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था R नोड, कितना था, मैंने टेम्परेचर में छोटा सा इंक्रीमेंट किया dt, कितना किया, तब टेम्परेचर हो गया T2, कितना हो गया, ये T2 होगा क्या, T1 प्लस dt, अरे T1 पहले था dt बढ़ा दिया तो T2 इक्वल टू T1 प्लस dt होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आ गया dr, कितना आ गया, तो ये जो dr है, ये जो क्या है dr, ये डिपेंड किस किस पर करता है, तो इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल पहले का रेजिस्टेंस कितना था, r नोड, बोल क्लियर, मुझे लगा नहीं तुझे आया, आया कि नहीं आया, उसके बाद dr यानी कि इनिशियल जो इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि dt, यानी कि dt, इक्वेशन सेकंड, बस इतनी सी बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ आई नहीं आई बात, समझ में आई नहीं आई, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या भैया, और उसके बाद चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, बोलो क्लियर है, चेंज टेम्परेचर बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं चेंज इन टेम्परेचर बोलता हूँ, ठीक है भाई। तो dr अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं बात करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r नोड dt, r नोड, बोलो क्लियर, अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई,
बहुत सुंदर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, ठीक है, और कांस्टेंट लगाता हूँ। भाई कांस्टेंट जो है वो तुझे प्रोपोर्शनलिटी के जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये अल्फा है। ये क्या है? अरे क्या है? अल्फा है, ठीक है भाई। कितना है अल्फा? आर नोड डी टी, अल्फा आर नोड डी टी। बोलो क्लियर? हाँ ना, बोलो यार, पक्की बात है ना? कोई कष्ट, कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा सोच, रेजिस्टेंस, सोच के देखना, रेजिस्टेंस जो है वो मान लो जो डी आर है वो R1 से और कहाँ तक हो जाता है? R2 तक। R1 से कहाँ तक हो जाता है? R2 तक। बोलो क्लियर है? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो कहाँ से कहाँ तक? वो T1 से और T2 तक इंक्रीमेंट हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है? T1 से T2 तक। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसे इंटीग्रेट करके लिखूँ डी आर इक्वल टू कहाँ? R1 टू R2। हाँ ना बोल यार? R1 टू R2। और इधर क्या लिखूंगा? अल्फा आर नोड T1 टू T2 dt। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो इसे क्या लिख दिया जाएगा? तुझे पता है R1 R2 माइनस R1, R2 माइनस कितना? R1। उस सिचुएशन में इस R नोड को भी क्या लिखा जाएगा? R1, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था? R1। R नोड नहीं है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है? हाँ ना बोले यार? ठीक है, मैं R नोड में लिख सकता था, तुझे तकलीफ हो तो मैं R नोड से R कर देता हूँ यार, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, R नोड से R कर दूंगा, है ना? तू टेंशन ना ले। R नोड से क्या हो गया? R। टेम्परेचर तो T1 T2 चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या लिखा जाएगा मुझे बता, इक्वेशन लिखी जाएगी R माइनस आर नोड इजकल टू अल्फा आर नोड T2 माइनस T1। T2 माइनस कितना है? T1। बोलो R बराबर कितना आया? आर नोड को इधर ले आए, आर नोड को इधर ले आए, तो आर नोड प्लस अल्फा आर नोड T2 माइनस कितना है रे? T1। इसे डेल्टा टी लिख दूं? डेल्टा टी लिख दूं है? तो देख क्या आया, R इक्वल टू आर नोड मैंने ले लिया कॉमन, आर नोड मैंने क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोल क्लियर? आना बोल यार। ये फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन में हमें यूज आएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें यूज आएगा। इस पे बहुत अच्छे ध्यान रख ले, वीआईपी चीज है। क्या चीज है? वीआईपी। न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खतरनाक न्यूमेरिकल बनते हैं। कल करेंगे, कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल करेंगे, शानदार शानदार। ठीक है भाई साहब, खतरनाक बढ़िया, तुम्हें ऐसा लगेगा मजे आ जाएंगे, तुम मुझे कहोगे वाह मजा आ गया। ठीक है भाई, अभी मैं अल्फा के बारे में कुछ बात कर रहा था। अभी तक मैंने तुझे सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। अभी मैंने तुझे सिर्फ एक एक्सप्रेशन निकाल के दिया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे वरी करेगा। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोल यार। इसमें मैं तेरे को क्या कहूंगा? मैं तुझसे कहूंगा मानिए इनिशियल रेजिस्टेंस इतना था और अल्फा इतना है, अल्फा इतना है, और टेम्परेचर इंक्रीज इतने से इतने तक टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, भैया बता नया रेजिस्टेंस कितना? बता नया रेजिस्टेंस कितना? सिंपल कर देगा। अच्छा मैं तुझे एक और बात बताता हूँ, ये जो अल्फा है ना, अल्फा इसे भी हल्के में मत लेना, अल्फा भी वरी करता है टेम्परेचर के साथ में, अल्फा भी वरी करता है, लेकिन हम इसे क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। ये वरी कैसे करता है समझाता हूँ, देख कैसे वरी करता है। मान लिया ये है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू है 1.1113, 1.1113। अब मान लिया तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1000 डिग्री, कितना कर दिया? तब उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0114, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ? 0.0001, 0.0001, बहुत कम इंक्रीमेंट है। इस वजह से हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। लेकिन रियलिटी में ये भी टेम्परेचर का एक फैक्टर है, ये भी टेम्परेचर का एक क्या है? फैक्टर है। जब बढ़िया चीज़ें पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे अगर, तो उसमें आपको दिखेगा अल्फा, उसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्फा के बारे में ऐसे लिख देगा कि भैया ये फंक्शन है a t प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसे दे देगा तुझे, ये टी टेम्परेचर है, वो कहेगा कि उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करके उसका क्या करके। 11th क्लास पढ़ी है? पढ़ी 11th क्लास? 11th क्लास में वेलोसिटी के पोर्शन पढ़े थे? वेलोसिटी, उसमें x बराबर फलाना डिकड़ा t का फंक्शन दे देते थे और तुमसे कहते थे कि वेलोसिटी निकाल। क्या निकाल? वेलोसिटी। एक्सलेशन पूछ लेते, निकालते थे नहीं निकालते थे? सेम वैसा ही फंक्शन यहाँ पे भी। लेकिन ये बढ़िया चीज़ें पढ़ोगे तब, मतलब बढ़िया चीज़ें मतलब तुम जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो वगैरह कर रहे हो, 12th क्लास के पोर्शन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, घबरा मत कि क्या बता दिया, पता नहीं क्या ऊपर से जा रहा सब कुछ। ठीक है, फिलहाल में तू इतना ध्यान रख। अब अगर तुझसे कोई पूछ ले कि अल्फा का यूनिट क्या है, अल्फा की डेफिनेशन क्या है, तुझसे कोई पूछ ले कि भाई अल्फा थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, इसकी यूनिट तो बता, इसकी डेफिनेशन तो दे, तो क्या डेफिनेशन होगी? हाँ भाई क्या डेफिनेशन होगी? हाँ सर जब रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो अगर टेम्परेचर 1 है
1 डिग्री सेंटीग्रेड है और आर इनिशियल थ्रेशोल्ड 1 है तो हाँ। इसके बराबर होगा, टेम्परेचर बराबर होगा अल्फा। हाँ ठीक है, चल देख भाई यहीं से निकाल डेफिनेशन। अरे डेफिनेशन निकाल ले, क्या निकालना है तुझे? अल्फा। क्या निकालना है? तो अल्फा रख, बाकी सब ट्रांसफर कर दे। बाकी सब क्या कर दे? ट्रांसफर। बोलो अल्फा बराबर क्या लिखा जाएगा? बोलो क्लियर है? आर नोड डी टी। सोच यार, तेरे पास डी आर 1 हो जाए, डी आर कितना हो जाए? 1 ओम, और आर नोड भी तेरे पास कितना था? 1 ओम। क्या था? 1 ओम। बोलो क्लियर है? मतलब 1 ओम का तेरे पास पहले से एक रेजिस्टेंस वायर था, उसमें तूने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, और तेरा टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1 ओम। यानी कि नया टेम्परेचर कितना हो गया? 2 ओम। कितना हो गया? 2 ओम। मतलब तेरे पास एक ओम का इनिशियल रेजिस्टेंस था, उसके टेम्परेचर में तूने कुछ इंक्रीमेंट किया और उसके टेम्परेचर, उसके रेजिस्टेंस में चेंज आ गया 1 ओम का। कितने ओम का? 1 ओम का ही रेजिस्टेंस था, 1 ओम का ही चेंज आ गया। तो भैया अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम से 1 ओम कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो इस सिचुएशन में अल्फा बराबर सिर्फ ओनली कितना रह जाएगा? 1/dt, 1/dt। यानी कि क्या हुआ? ये क्या है भैया? द थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए रेजिस्टेंस विच हैव इनिशियल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, विच हैव इनिशियल रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड द इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो 1 ओम। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। मतलब कि उस टेम्परेचर के इनवर्स के बराबर है, उस टेम्परेचर के इनवर्स के बराबर है जिसमें कोई इनिशियल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 ओम थी और उसमें इंक्रीमेंट भी 1 ओम हो गया। इंक्रीमेंट भी क्या हो गया? 1 ओम हो गया। वो जो टेम्परेचर है जिसने 1 ओम का इंक्रीमेंट किया है, उसका इनवर्स किसके बराबर होगा? उस मटेरियल के थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है मुझे बताओ? हाँ भाई, इसकी यूनिट क्या होगी? ओनली dt तो है यार, ओनली dt तो है। यहां देखेगा तो ओम से ओम कट गया, ये सब कोरोना पीड़ित है, इनमें हार्डल इम्यूनिटी जनरेट होगी सब। हाँ भाई, क्या यूनिट होगी? केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स, या फिर डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपकी 11th क्लास में भी होती थी, यही आपकी यूनिट कहाँ होती थी? 11th क्लास में भी। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, घर जाके इनको एक बार देखना है। उसके बाद फिर भी इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत आती, लगा कि रफ्तार तेज थी, है ना, क्योंकि कई दिनों बाद पढ़ा रहे, हो सकता है रफ्तार तेज होगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शुरू में आया था तभी कि रफ्तार पे ब्रेक लगाना तुम्हारा काम है। तुम्हें लगे कि स्पीड तेज हो गई या कोई टॉपिक स्लिप हो गया तो कल फिर पूछ ले, ठीक है भाई? ठीक है भाई? अरे बोलो तो सही भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगा नहीं यार।